चीज़ें चाय के नुकसान से शुरू हुई थी, तो उस संदर्भ में ही आगे शुरू करेंगे और अंत में उस जगह हों तब कैसे करेंगे, पक्के तौर पर इस प्रश्न को उत्तर देंगे। तो चाय के प्रचार और गाय का नुकसान, मातृत्व का अपमान, ये एक साथ बड़े हैं देश में। चाय के लिए दूध की जितनी क्षमता की जरूरत हुई, गायों का, भैंसों का दोहन उतना ही बढ़ा। तथाकथित श्वेत क्रांति, जिस पर नाज होता है देश को और लोग तारीफ के पुल बांधते हैं, कायदे से नाजायज तरीके से आई है। तो इस पर नाज करने की जरूरत नहीं है, इस पर अफसोस करने की जरूरत है कि जिस तरह से ये श्वेत क्रांति आई है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान जो गायों का हुआ है, गायों का दोहन हुआ है। 5-5 बरस में गायों की जिंदगी खत्म हो गई जो 15 बरस तक होती थी। बछड़ों को मारना, पहले तो बैलों को बधिया किया जाता, किसानों को बधिया करके खेती में उपयोग लाया, लेकिन तथाकथित ट्रैक्टर और इस सब के प्रचार के बाद जब बैलों की भी उपयोगिता बंद हो गई तो उनको बधिया नहीं, उनको मार ही दिया गया और गायों की संख्या बढ़ी। अगर इस बात को ध्यान में रखें कि जैसा अन्न होता है वैसा ही मन होता है, और अगर माँ के दूध से बच्चों में कोई विकास की अवधारणा को लोग सच मानते हैं, चाहे वो पूर्व में रहते हों या पश्चिम के देशों में रहते हों, तो गाय के दूध से भी मन के गुणों में विकास हो। और अगर गाय को पता ही नहीं है कि बाप कौन है या बछिया बढ़ती जा रही है, तो दुनिया और देश में जनसंख्या का बढ़ने का सीधा सीधा कारण इसको माना जा सकता है। तो जब से दुग्ध क्रांति हुई है देश में और दुनिया में, तब से जनसंख्या का बढ़ना सीधा सीधा बढ़ा है। अगर गाय को पता ही नहीं है कि उससे साथ संभोग करने वाला कौन है, तो एक इंडिफरेंस जो क्रिएट हुआ, वो समाज में इंडिफरेंस आज बढ़ा है। अगर उसको पता नहीं है सांड कौन है, और अगर सांडों द्वारा किया गया है, तो व्यभिचार बढ़ा है समाज में। तो मातृत्व का अपमान करना के कितने परिणाम हो सकते हैं, ये अगर हम थोड़े से अध्ययन करें या थोड़ी सी गहनता में जाएं, तो हम नहीं, आप भी इसी निर्णय पर पहुंचेंगे कि ये श्वेत क्रांति जिस पर नाज है, ये नाजायज है और इस पर हमको शान दिखाने की जरूरत नहीं। कमोबेश जिस तरह से गायों की संख्या बढ़ी और 5 साल में वो खत्म हो गई, तो जाहिर है उनका होगा क्या, तो मार के खा जाओ। ये औद्योगिक क्रांति का परिणाम है कि आपने गाय को एक यूनिट, एक इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस मान लिया और गाय का मांस खाने लगे, पेट भरने लगे। तो जैसे कृत्रिम भोजन होता है, ऐसे ही आप गाय का मांस खाने लगे, और जो भी देश इसको खा रहे हैं, वहाँ के बच्चों में कैसा विकास हो रहा है, इसको ध्यान देना जरूरी है। अब प्रश्न आता है कि जो लोग मांस बेच रहे हैं भारत में, बड़े ताज्जुब की बात होगी कि वो सबसे बड़े अहिंसक कहलाते हैं। उन पूरे समुदाय में, जो समुदाय के तथाकथित कुछ लोग अल कबीर, जो मुस्लिम लोगों को बदनाम करके उनके नाम से मांस का व्यापार करते हैं और खुद अहिंसावादी बनते हैं, उस पूरे समाज को हम ये कहना चाहेंगे कि उनके यहाँ शादियों में एक चलन है, जैसे एक हिंदू समाज में या मुस्लिम समाज में कुछ चलन होते हैं, वैसे जैन समाज में कि एक गाय बनाते हैं और लड़का लड़की जो पति पत्नी बनने वाले हैं उसको धागे से काटते हैं, तो एक तरह से गौवध करते हुए दिखाई देते हैं। और अगर जो जैन समाज अपनी अहिंसावाद पे इतना घमंड करता है, तो उसको इस बात पर ध्यान देना होगा और अपने यहाँ के जो नियम हैं उसमें तब्दीली करनी है। रजनीश ने जैनों पर काफ़ी लिखा, महावीर या महाविनाश। हम उस श्रेणी में नहीं जाएंगे कि उन्होंने क्या लिखा, चूँकि रजनीश खुद जैन थे, तो शायद उनको जैनों पर कमेंट करने का अधिकार स्वतः ही मिला हुआ। लेकिन हम इतना ही आग्रह करेंगे अपने जैन भाइयों से और बहनों से कि अपने इस नियम को, जो कहीं अंधकार में या एक तरह से प्रेषित करता है कि गाय के प्रति जो अपराध हो रहा है उसके प्रति आंखें बंद, और नाम अल कबीर अल खबीर जो भी मुस्लिम नाम दें, इसको बंद करें और उसके लिए आगे बढ़ें।
रहा सवाल ये कि सरकारें जो बनती हैं वो विरोध करती हैं। सारे सरकार नशा विरोधी होती हैं और नशे की आमदनी से सरकार चलती है। आज अगर सरकारें कोई भी हैं तो उनको चंदा देने वालों में तुम देखोगे कि अमेरिका में कोल्ड ड्रिंक वाले और भारत में चाय उत्पादक। जिस नींव पे खड़े होकर सरकार बने वो उस नींव को कैसे तोड़ सकते, उसमें इतनी सामर्थ्य कैसे हो सकती। तो अगर हम कल के दिन राजनीति में और सरकार बनाने की बात करते हैं तो इतना मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो भी आग्रह होगा अपने साथियों से वह इतना जरूर होगा कि चाय उत्पादकों से पैसा ना लिया जाए। कोल्ड ड्रिंक से मेरी कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम उनसे भी पैसा लें ना लें ये उनके ऊपर छोड़ा जा सकता है। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि जो कोल्ड ड्रिंक काला और पीला पेय बेचते हैं वो फलों का तरल पेय बेचें तो हम शायद उनका अभिनंदन भी कर सकते हैं। आपने कहा कि लोग बात करते हैं, लोग बात करने के कारण सरकार में आते हैं और बात करना बंद कर दें तो सरकार के बाहर। तो प्रश्न ये नहीं है कि सरकार में आने के बाद में गौ हत्या बंद करने के लिए या गायों पे अमानवीय व्यवहार, बैलों पे सांडों पे अमानवीय व्यवहार और उससे आए हुए हमारे बच्चों पे, हमारे परिवार के लोगों पे जो दूरगामी परिणाम आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं सीधे सीधे परोक्ष रूप में दूध को पीने से पड़ सकते हैं, उसको कम करने के लिए मैं अभी से प्रयास कर रहा हूँ। सरकार में आने के बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये 30 दिन का मुद्दा हो सकता है और इसको बलपूर्वक ही किया जा सकता है। सरकार अगर अपने ही देश में इतनी कमजोर है कि जिस चीज की बात वो करती है उसको पूरा नहीं कर सकती तो सरकार कैसे रह सकती। हाँ, कमोबेश ये सोचना जरूरी है कि जो हम बात कर रहे हैं वो भाषण देने के लिए कर रहे हैं, लोगों को मन लुभाने के लिए कर रहे हैं, या हमारा उसमें अपनी आकलन भी है और अपनी श्रद्धा भी है। अगर श्रद्धा हो तो करने में देर नहीं लगेगी। तो ये हम आज कह सकते हैं कि सरकार में आने के बाद तो 30 दिन से ज़्यादा का समय नहीं है और ये बलपूर्वक ही खत्म किया जाएगा। जो मास अबर्टियर हैं, जो मास बूचड़खाने हैं, हाँ, अगर किसी क्रिश्चियन भाई को, किसी मुस्लिम भाई को, किसी हिंदू भाई को गाय भैंस बकरी की बलि देना है वो उसका निजी मामला हो सकता है, लेकिन मांस में बूचड़खाना बना के और विदेशों को या देश में ही ये मांस बेचने को तो ताकत के साथ ही बंद किया जाए। व्यक्तिगत रूप से हम ना सरकार इसमें प्रतिबंध लगाने की तरफ बढ़े। यह उनके ऊपर है कि वो जिसका दूध पीते हैं उसको मां समझते हैं, उसको एक कारखानिया उत्पाद समझते हैं, या उससे इंडिफरेंस रहते हैं, एक उपयोग की वस्तु समझते हैं, या उसका निजी मामला है। लेकिन सामूहिक रूप से न केवल देश में, हम दूसरे देशों में भी उनसे आग्रह करेंगे कि वो ऐसा करें कि सामूहिक बूचड़खाने बंद हो और व्यक्तिगत जिसको करना है वो स्वतंत्र। इसमें एक चीज और जो आपने बोली है कि आप क्या करें, तो एक तो हम बोल चुके हैं कि सरकार के बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं। सरकार के पहले हम इस पर लोगों से संवाद करना चाहेंगे और उनकी सहमति के बाद, क्योंकि काफी प्रयास तो जनता ने ही करना है। अगर चाय पीना छोड़ना है तो जनता ने है, इसको बलपूर्वक तो किया नहीं जा सकता। तब एक संवाद और सहमति की जरूरत है और इसके लिए परिवार में पत्नी पुत्र पुत्री की जब शुभकामनाएं होंगी, प्रेमियों का आवाहन होगा, तो मुझे लगता है कि 11 जनवरी 2015 से दिसंबर 31, 2015 के बीच में कभी संवाद एवं सहमति के लिए देश में हो सकता है ये काम सरकार बनने के पहले, या मौजूदा सरकार ही इसको पूरा कर दे। और अगर मौजूदा सरकार पूरा करती है
तो ये खुशी की बात होनी चाहिए कि हम क्यों अननेसेसरी अपने आप को और समस्याओं में डालें। दूसरे काम करने के लिए बहुत सारे काम हैं।